हाँ जी छुट्टियां छुट्टियां साहब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप एवरीबॉडी इज लिसनिंग। अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो आप प्लीज काइंडली लेट मी नो। जो मिनिमाइज नहीं हो सकता। ओके ओके नवाल, आवाज क्लियर आ रही है? मेरा लेक्चर है। जी बेटा, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था अल्सरेटिव कोलाइटिस, दैट इज अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। जी ओके ओके, आई होप एवरीबडी इज फाइन। ओके बेटा, क्रॉन्स डिजीज जो कि रीजनल एंटराइटिस भी कहते हैं उसको, मैंने आपको पहले बताया था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स दो हमारे पास डिजीज होती है। मैंने इकट्ठे नहीं पढ़ाई थी आपको क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए इस टॉपिक को ग्रास्प करना मुश्किल होता। आपने पिछली शेयर कर दी थी अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली। आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो वो थी स्लाइड्स थी वो आपको ग्रुप में मिल गई होंगी। अच्छा, क्रॉन्स जो है ना हमारे पास, बेसिकली अल्सरेटिव आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इट स्टार्ट्स इन द रेक्टम एंड मूव्स प्रॉक्सिमली, यानी वो बेसिकली कोलॉन की डिजीज है। लेकिन क्रॉन जो है ना, इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टिल एनस, यानी ये किस बॉडी की गट की किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकती है। नॉट अल्सरेटिव, नॉट लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि सिर्फ कोलॉन को यूजुअली इन्वॉल्व कर रही होती है, उसमें हमने आपको याद होगा पढ़ा होगा कि हमने बॉबल को वो इन्वॉल्व नहीं कर रही होती। Crohn's is characterized by chronic, full thickness inflammatory process that can affect any part of the gastrointestinal tract from lips to the anal margin. Is slightly more common in women than men. अच्छा, मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी अल्सरेटिव कोलाइटिस ज्यादा देखा है एज कम्पेयर टू क्रॉन्स, और जो कोलाइटिस मैंने देखा है वो मैंने देखा है मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो ये क्रॉनिक फुल थिकनेस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, और फुल थिकनेस मतलब कि पूरी की पूरी गट की जो वॉल है वो इन्वॉल्व होगी, यानी ट्रांस ये नहीं होगा कि ये सिर्फ म्यूकोजा या सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व कर रही है। जैसे हमने अल्सरेटिव में पढ़ा था कि इट इन्वॉल्व ओनली म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा, पूरी बॉवल वॉल को इन्वॉल्व नहीं कर रही होती। ये पूरी की जो क्रॉन्स है ये पूरी की पूरी बॉवल वॉल को इन्वॉल्व कर रही है। अब देखें, अगर एक बॉवल है और उसकी पूरी वॉल इन्वॉल्व है तो उसके साथ जो बॉवल पड़ी हुई है, गट आपस में ऊपर नीचे पड़ी होती हैं, स्मॉल बॉवल्स होती हैं, तो क्या होगा कि इसकी भी फुल बॉवल इन्वॉल्व है, इसकी भी फुल बॉवल है, तो आपस में क्या हो जाएंगी, एडियंस बननी शुरू हो जाएंगी। अब इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन का क्या होता है कि जो गट होती है वो थिक होनी शुरू हो जाती है, वो मोटी होनी शुरू हो जाती है, वहाँ फाइब्रोसिस हो जाता है, तो आपस में क्या होगा, गट की एडियंस बननी शुरू हो जाएंगी। जब एडियंस बननी शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं परफोरेशन होगी, परफोरेशन होगी तो आपस में एंटेरो एंटेरिक फिस्टुले भी बन सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास क्या होगा कि कोई गट जो है एब्डोमिनल वॉल के साथ जुड़ गई है और एब्डोमिनल वॉल के थ्रू कोई कंटेंट्स पास होना चाहिए तो एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला बन जाएगा। तो फिस्टुलेशंस या एब्सेस फॉर्मेशन या इसके अंदर एडीजन्स, दे आर वेरी कॉमन इन क्रॉन्स। अच्छा, अल्सरेटिव में इट्स नॉट वेरी कॉमन। अल्सरेट कोई बात नहीं आपसे, नहीं नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अच्छा, अल्सरेटिव में भी उनको एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चली कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों होता है, और क्रॉन्स में भी कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ एरियाज हैं दुनिया के जहाँ पे कोकेशियंस हैं जहाँ पे ये मोर कॉमन है, और डाइट रिलेटेड है। डाइट हाई इन रिफाइंड फूड स्टफ्स, जो बहुत रिफाइंड फूड स्टफ्स खाते हैं, जैसे हमारे पास आप ये देख लें कि जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे पास, ये पिज्जाज, बर्गर्स, पास्ताज, यहाँ पे जो लोग चीजें खाते हैं, इट्स मोर लाइकली। अच्छा, डाइट का रोल कैसे है या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है ये नहीं पता।
स्मोकिंग इंक्रीजेस द रिलेटिव रिस्क ऑफ क्रॉस डिजीज थ्री फोल्ड। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है ये बेसिकली प्रोटेक्टिव होता है। अगर उसमें स्मोकिंग पेशेंट करता है तो दैट इज अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। लेकिन स्मोकिंग क्रॉन्स में थ्री फोल्ड इंक्रीज कर देगी रिस्क क्रॉन्स के अंदर डिजीज का। तो स्मोकिंग इज नॉट प्रोटेक्टिव इन क्रॉन्स। अच्छा, पैथोजेनेसिस क्या है कि बेसिकली होता क्या है कि कोई भी अगर एंटीजन जाया है, कोई जेनेटिक फैक्टर्स हैं या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो इंक्रीज्ड गट म्यूकोजल परमेबिलिटी, गट है उसका नाम होता है म्यूकोजा होता है। म्यूकोजा में एपिथेलियम और लेमिना प्रोप्रिया होता है और फिर सब म्यूकोजा होता है। अगर म्यूकोजा के अंदर जो उसके सेल्स होते हैं, म्यूकोजा आपको याद होगा कि हम सूडो एपिथेलियल सेल्स भी बनाते थे और एपिथेलियम बनाते थे म्यूकोजा में। अगर म्यूकोजा के सेल्स हैं और उन सेल्स को अंदर गैप बन जाता है, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो वहां से इंक्रीज पैसेज ऑफ luminal antigens which then induce cell mediated inflammatory response induce करेंगे bowel wall के अंदर। अच्छा देखिए ना, अब नॉट एवरी वन ऑफ अस इज हैविंग क्रॉन्स, या हमारी गट के अंदर तो म्यूकोजल परमिएबिलिटी इंक्रीज नहीं है। अब देयर माइट बी सम जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होंगे, कुछ एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स होते हैं जिसके बाद से ये स्टार्ट होता है। रिलीज ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस सच एज इंटरलूकिन 2 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज होता है। And Crohn's disease is associated with defect in suppressor T cells which usually act to prevent escalation of inflammatory process। एक तरफ तो इन्फ्लेमेशन हो रही है और दूसरी तरफ जो बॉडी का रिस्पॉन्स है, जो इन्फ्लेमेशन को उसने सप्रेस करना है, वो क्रॉन्स डिजीज के अंदर वो रिस्पॉन्स कम हो जाता है। तो होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है और अगर हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो हमारी बॉडी के अंदर सप्रेसर टी सेल्स मौजूद हैं जो कि उस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को जो अगेंस्ट द नेचर हो रहा है उसके इन्फ्लेमेटरी कैस्केड को खत्म कर देते हैं। लेकिन क्रॉन्स में वो सप्रेसर टी सेल्स होते हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, which usually act to prevent escalation of the inflammatory process। टर्मिनल आइलियम इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व। टर्मिनल आइलियम जो है हमारे पास वो 60 मोर देन 65% जो है वो इन्वॉल्व होती है। स्टमक एंड डुodenum is affected around 5%। पेरिएनलियंस आर कॉमन in 50 to 75% पेशेंट्स। अच्छा, हमारे पास ना अक्सर पेशेंट आ जाते हैं, आपने देखे भी होंगे, पेरिएनल फिस्टुला के। अच्छा, अगर पेरिएनल फिस्टुला हो, मल्टीपल हो, डिस्चार्जिंग साइनसेस बने हुए हों और मल्टीपल ओपनिंग हो अराउंड द एनस, तो हमारे पास 3 से 4 मेजर बड़ी कॉज हैं जो हम सोचते हैं। सबसे पहले तो हम ट्यूबरकुलोसिस सोचते हैं क्योंकि हमारा ट्यूबरकुलोसिस इज वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी। नंबर 2 पे हमारे पास कोई मेलिग्नेंसी हो सकती है। नंबर 3 पे हम क्रॉन सोचते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पेरिएनल लीजन्स बहुत कॉमन होती हैं 75% ऑफ पेशेंट्स में। ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन जो होती है, होल ऑफ द बॉवल वॉल इन्वॉल्व हो रही है, लीड्स टू सेगमेंट्स ऑफ बॉवल बिकमिंग अडेरेंट टू ईच अदर एंड टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। ये मैंने आपको पहले बताया। अब इन्फ्लेमेटरी मैसेस बन जाते हैं विद मीजेंटेरिक एब्सिसेस, उसमें कहीं ना कहीं पस पड़ जाती है एंड फिस्टुली इनटू एडजेसेंट ऑर्गन्स। अब क्रॉन्स डिजीज इज कैरेक्टरिस्टिकली डिसकंटीन्यूअस विद स्किप लीजन्स, यानी हम देखा था कि अल्सरेटिव में प्रोक्टाइटिस हुआ और वो इन्वॉल्व कर रहा है ऊपर डिसेंडिंग कोलॉन को, फिर ट्रांसवर्स को, फिर असेंडिंग को। इसमें क्या होता है कि सम पार्ट ऑफ द बाउल इज इन्वॉल्व, अगली बाउल वॉल जो होगी वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, फिर कोई थोड़ी सी बाउल वॉल में क्रॉन्स होगी और फिर कुछ नॉर्मल होगी। स्किप लीजन्स होते हैं और नॉन केजिएटिंग जाइंट सेल ग्रेनोमास होता है। आपको पता है केजिएटिंग ग्रेनोमास तो ट्यूबरकुलोसिस की शान है ना। नॉन केजिएटिंग जाइंट सेल ग्रेनोमास अगर आप इसकी बायोप्सी कराएं गट की वॉल लेके तो उसमें नॉन केजिएटिंग जाइंट सेल ग्रेनोमास होते हैं। Crohn's disease presents acutely with ileal inflammation। आपको मैंने बताया कि मोर देन 75% में आइलियम इन्वॉल्व होती है, वो भी डिस्टल आइलियम इन्वॉल्व होती है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस के साइंस सिम्टम्स मिमिक कर सकती हैं क्योंकि डिस्टल आइलियम है तो पेशेंट को पेन होगी राइट एलिक फॉसा में, या टेंडनेस होगी या रीबाउंड टेंडनेस होगी। डीप परफोरेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिजल्टिंग इन लोकल और डिफ्यूज। अगर बहुत बाउल वॉल इन्वॉल्व हो गई है तो होगा क्या कि पूरी ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन है,
पूरी बॉवल वॉल इन्वॉल्व हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता फाइब्रोसिस होगी और पूरी बॉवल की जो आउटर लेयर है वो थिन होती जाएगी और कहीं ना कहीं से परफोरेट हो जाएगी। जब वो परफोरेट होगी तो क्या होगा, अगर तो फ्री परफोरेशन है तो पूरी बॉडी, पूरी एब्डोमेन में पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। अगर थोड़ा सा मैस बना हुआ है, उस मैस के अंदर परफोरेशन हो जाए तो लोकलाइज्ड पेरिटोनाइटिस होगा। कोलिक की एब्डोमिनल पेन या पोस्ट पेरिटोनल पेन, ये उन केसेस में होता है जिसमें हमारे पास क्रॉन्स के अंदर कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुई होती। पेशेंट इनिशियली क्रॉन्स डिजीज डेवलप कर रहा होता है तो पेशेंट को कोलिक की एब्डोमिनल पेन हो सकती है, स्पेशली पोस्ट प्रेंडियल। अ टेंडर मैस में भी पैल्पेबल इन डायडालिक फोसा, अगर बहुत सारी गट की वॉल्स आपस में जुड़ी हुई हैं तो एक टेंडर मैस भी होगा। इंटरमिटेंट फीवर्स, वेट लॉस एंड सेकेंडरी एनीमिया, पेशेंट होगा वहां से लूज कर रहा होगा ब्लड, जो खा रहा होगा वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा होगा, तो पेशेंट को वेट लॉस होगा और सेकेंडरी एनीमिया भी डेवलप हो सकता है। Affected areas of intestines begins to narrow with fibrosis causing chronic obstructive symptoms। आपको पता है ट्रांसमिरल इन्फ्लेमेशन है, जब इन्फ्लेमेशन होती है और उसकी हीलिंग होती है तो क्या होता है फाइब्रोसिस, जब फाइब्रोसिस होगा तो क्या होगा, गट नैरो होना शुरू हो जाएगी, causing chronic obstructive symptoms। obstructive symptoms होंगे, पेशेंट को कोलिक की एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाएगा, पेशेंट को दर्द होगा स्पेशली पोस्ट प्रेंडियल। फिस्टुलेशन इनटू एडजेसेंट लूप्स ऑफ बाउल, अगर साथ में दो बाउल वॉल पड़ी हुई हैं और उनके दरमियान में फिस्टुला बन गया तो एंटेरोएंटेरिक फिस्टुला बन जाएगा। आइलियो वेसिकल फिस्टुला, अगर आइलियम जाके ब्लैडर के साथ जुड़ जाएगी, एडियंस बना देगी, तो ब्लैडर में कंटेंट्स आने शुरू हो जाएंगे आइलियम के, तो दैट इज कॉल्ड आइलियो वेसिकल फिस्टुला। आइलियो सिग्मोइड फिस्टुले भी डेवलप हो सकते हैं, सिग्मोइड कोलोन अगर जाके आइलियम चिपक जाएगी तो आपके पास आइलोसिग्मोइड फिस्टुला बन जाएगा। एंटेरोकुटेनियस फिस्टुला बन जाएगा अगर बाउल वॉल एब्डोमेन के साथ जाके चिपक जाती है और एब्डोमेन को वॉल परफेक्ट होती है और एब्डोमेन के बाहर से आपको लगता है कि पेशेंट कहता है कि मुझे यहाँ से कंटेंट्स आ रहे हैं गट के, तो एंटेरोकुटेनियस फिस्टुला भी बन सकता है। तो फिस्टुलेशन इज वेरी कॉमन इन क्रॉन्स डिजीज, adherence is very common in Crohn's disease, loops of bowel become adherent to each other to form masses, it's very common in Crohn's disease, okay? Perianal disease, dense fibrous stricturing at anorectal junction, incontinence or destruction of anal sphincters, अगर डिजीज ने पेरियनल एरिया को बहुत मैसिवली इन्वॉल्व कर लिया है तो देयर माइट बी डिस्ट्रक्शन ऑफ एनल स्फिंक्टर्स। In severe cases, perineum may become densely fibrotic, rigid, and covered with multiple discharging openings, जिसे watering can perineum कहते हैं। आपने watering can देखा है जिससे आप पौधों को पानी देते हैं, उस जो वो पानी की जो बनी होती है बॉटल बनी होती है उसके आगे एक छोटी सी ट्यूब लगी होती है, एक छलनी सी बनी होती है जिससे मल्टीपल ओपनिंग्स होती हैं, राइट? तो अगर आपके पास सिवियर केस हो जाए जैसे पेरिनियम पूरा का पूरा फाइब्रोटिक हो जाए, उसे मल्टीपल डिस्चार्जिंग ओपनिंग हो, तो वाटरिंग कैन पेरिनियम कहते हैं इसको, ठीक है? आप इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, आप लेबोरेटरी में सारा सीबीसी कराएंगे, टीएलसी काउंट देखेंगे, एलएफटीज कराएंगे, वायरल मार्कर्स कराएंगे, पेशेंट के रिनल पैरामीटर्स कराएंगे। एनीमिया इज वेरी कॉमन, विटामिन B12 deficiency is very common in these patients, or elevated concentration in stools of calprotectin, which is a specific marker of inflammation, is raised in Crohn's disease। जो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैडम फिस्टुले क्यों बन जाते हैं बेटा, जब भी गट, इमरान जब भी गट आपस में जब ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है ना तो गट आपस में अडेरेंट हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो बाउल वॉल होती है वो फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है, फाइब्रोसिस हो गया ना, आहिस्ता फाइब्रोसिस से थिनिंग शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं बाउल वॉल परफोरेट हो जाती है। अगर वो दूसरी बाउल के साथ जुड़ी हुई है या सिग्मॉइड के साथ जुड़ी हुई है या वो आइलियम के साथ जुड़ी है तो परफोरेट होगी तो वो आइलियम में से कंटेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, वो आइलियम को भी इन्वॉल्व कर देगी, ओके? Anemia is very common, vitamin B12 deficiency is very common, elevated concentration जो हम टेस्ट कराते हैं उसमें हम बेसिकली कैल प्रोटेक्टिन कराते हैं स्टूल एग्जामिनेशन में। अगर स्टूल के अंदर कैल प्रोटेक्टिन जो स्पेसिफिक मार्कर इन्फ्लेमेशन का ज्यादा हो तो वी सस्पेक्ट हाईली ऑफ Crohn's disease।
आप इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं? अगर आपको डोडेनम और स्टमक में सिम्टम्स ज्यादा मिल रहे हैं और एसोफेगस में मिल रहे हैं, तो आप इसकी अपर जीआई एंडोस्कोपी करा सकते हैं. देयर माइट बी डीप लॉन्गिट्यूडिनल अल्सर्स एंड कॉबल स्टोनिंग ऑफ म्यूकोजा. डीप लॉन्गिट्यूडनल अल्सर से मिल सकते हैं आपको, और स्किप लीजन्स मिलेंगे आपको म्यूकोजा के. एक जगह म्यूकोजा ठीक होगा, सब म्यूकोजा, और एक जगह पे आपको म्यूकोजा लीजन्स मिल जाएंगे. असल आजकल तो कैप्सूल एंडोस्कोपी है विच इज वेरी कॉमन. कैप्सूल एंडोस्कोपी द काइंड ऑफ कैप्सूल जो पेशेंट को खिला देते हैं, उसके अंदर कैमरा होता है एंड टेक्स ऑल द इमेजेस. जैसे जैसे वो नीचे जाता है, स्टार्ट टेकिंग द इमेजेस. आप उन इमेजेस को एक कैमरा ओरिएंटेड जो कंप्यूटर होता है उससे देखते हैं, और उससे आपको बारी बारी जगह जगह जहाँ जैसे कैप्सूल गुजरेगा वो आपको दिखाता रहेगा. और 6 to 7 आवर्स के बाद वो कैप्सूल पेशेंट का निकल जाएगा स्टूल के थ्रू, और आप उनके सारे इमेजेस लेते जाएंगे. अगर आपको लगता है कि पेशेंट आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स है पेशेंट के अंदर, और पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो फिर आप एक कैप्सूल एंडोस्कोपी नहीं देंगे, बिकॉज इट विल गेट स्टक. जी बेटा, सुपरफिशियल होता है. कैप्सूल एंडोस्कोपी होगी और बायोडिग्रेडेबल टेस्ट कैप्सूल. अब ये बायोडिग्रेडेबल टेस्ट कैप्सूल जो होता है, ये वो कैप्सूल होता है जो आप पेशेंट को ओरली दे सकते हैं. और ये कैप्सूल जो होता है ये बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी ये सारा का सारा जब सारे इमेजेस ले लेगा तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये खुद ब खुद ही ऑटो डिग्रेड हो जाएगा. इट डज नॉट हैव टू बी इवैक्यूएटेड. अगर आपको लगता है कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हैं और पेशेंट को लगता है, आपको लगता है कि आप कैप्सूल एंडोस्कोपी करते हैं और कैप्सूल देते हैं और पेशेंट को वो स्टक हो जाता है, तो आप उसको बायोडिग्रेडेबल टेस्ट कैप्सूल देते हैं. इमेजिंग और भी आप टेस्ट करा सकते हैं. हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं. इट कैन डिमॉन्स्ट्रेट इन्फ्लेम्ड एंड थिकेंड बाउल लूप्स. स्मॉल बाउल एनीमा होता है, बेसिकली वो स्मॉल इंटेस्टाइन को देखने के लिए करते हैं. स्मॉल बाउल एनीमा में पेशेंट को एनजी के थ्रू, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू एनीमा दिया जाता है, और वो फिर डोडेनम, जेजुनम, आइलियम, उसको सारा का सारा फ्लोरोस्कोपी के थ्रू देख रहे होते हैं. क्या उसमें इमेजेस आ रहे होते हैं, और उसमें आपको अगर कहीं पे फाइब्रोटिक इंटेस्टाइन है या डीएम है, वो अंदाजा हो जाएगा. सीटी स्कैन एब्डोमेन विद ओरल कंट्रास्ट आप करवा सकते हैं. एमआरआई अगर पेल्विस करवा सकते हैं. एमआरआई अगर कॉम्प्लेक्स पेरिएनल डिजीज है उसको डायग्नोज करने के लिए. मैग्नेटिक रेजोनेंस एंटेरोग्राफी करा सकते हैं आइदर विद ओरल कंट्रास्ट और एंटेरोक्लाइसिस, मतलब कंट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेड बाय द नेसोरेडियल ट्यूब. एमआर एंटियोग्राफी ये होती है कि इसमें आपने देना पेशेंट को ओरली कंट्रास्ट है, लेकिन आप करते एमआरआई है. आप इसमें फ्लोरोस्कोपी नहीं करते, आप एमआरआई एब्डोमेन करते हैं और पेशेंट को ओरल कंट्रास्ट देते हैं. उसको एमआर एंटेरोग्राफी कहते हैं, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस एंटेरोग्राफी गट को देख रहे हैं. और एंटेरोक्लाइसिस, एंटेरोक्लाइसिस होता है कि कंट्रास्ट ओरली नहीं देते, आप नेसोरेडियल ट्यूब के थ्रू देते हैं. Labeled white cell scan whether or not segment of bowel is actively inflamed. अगर आपके पास आपको ये तो बहुत ही फैंसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हमारे यहाँ नहीं होती, बाहर के मुल्कों में होती है. जैसे लेबल्ड वाइट सेल स्कैन है, हम यूजुअली एमआर एंटेरोग्राफी करा लेते हैं, या एमआरआई पेल्विस करा लेते हैं, या सीटी एब्डोमेन करा लेते हैं. लेबल्ड वाइट सेल स्कैन की वेदर और नॉट सेगमेंट ऑफ बावल इज एक्टिवली इन्फ्लेम. जो एक्टिवली इन्फ्लेम बावल होगा वहां पे जो आप लेबल्ड वाइट सेल देंगे वहां पे उसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी. आप बावल वॉल के कौन से हिस्से एक्टिवली इन्फ्लेम्ड है वो देखने के लिए लेबल्ड वाइट सेल स्कैन करा सकते हैं. तो आप क्या करा सकते हैं, आप सीबीसी कराएंगे, आप आयरन डेफिशिएंसी देखेंगे, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी देखेंगे, आप कैल्क प्रोटेक्टेड लेवल्स कराएंगे स्टूल के अंदर, और आप सीटी एब्डोमेन करा सकते हैं, एमआर एब्डोमेन करा सकते हैं, एमआर एंटेरोग्राफी करा सकते हैं, एमआरआई पेल्विस कराएंगे कि आपको कॉम्प्लेक्स पेरिनल डिजीज है, और आप लेबल्ड वाइट सेल स्कैन करवा सकते हैं. मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम स्टीरॉइड्स देते हैं फॉर इंड्यूसिंग रिमिशन. आप स्टीरॉइड्स कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं देते, आप सिर्फ रिमिशन यानी पेशेंट को एक्टिवली डिजीज जो है वो रिमिशन में चली जाए आप देते हैं. 78 to 80% रिमिशन जो है वो हम स्टीरॉइड से अचीव कर लेते हैं. फॉर रैपिड रिमिशन के लिए यूज करते हैं. यूज इन शॉर्ट कोर्सेज स्टीरॉइड दे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, शुड नॉट बी यूज फॉर मेंटेनेंस थेरेपी. स्टीरॉइड शुड नेवर बी यूज फॉर मेंटेनेंस थेरेपी. इनके अपने लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं. हम सिर्फ रिमिशन को इंड्यूस करने के लिए 70-80% केसेस में हम स्टीरॉइड्स देते हैं. मेडिकल ट्रीटमेंट में आप अमाइनो से जो मैंने आपको पहले ही बताया था, हम रिमिशन मतलब बेटा
कि उसकी जो डिजीज प्रोसेस है, ट्रीटमेंट को हम स्टार्ट करते हैं ताकि जो उसकी डिजीज प्रोसेस की इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन हो जाए, लेकिन उसको फिर मेंटेनेंस थेरेपी चाहिए होती है। जैसे अमाइनो सैलिसाइलेट्स हैं, जैसे आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस बताया था कि हमारे पेशेंट आता है तो आप उसको एडमिट करते हैं, फ्लूइड्स देते हैं, हेरिहाइड्रेट करते हैं और हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं, लेकिन आप उसको शॉर्ट फॉर्म में देते हैं और आप उसको फिर मेंटेनेंस थेरेपी डालते हैं। जैसे अमाइनो सैलिसाइलेट्स हैं 5-ASA, colonic symptoms can be treated by 5-ASA agents, limited efficacy in small bowel Crohn's। अगर तो उसको large bowel Crohn's है तो उसमें 5 amino salicylic acids का बड़ा अच्छा रोल है, लिमिटेड एफिकेसी है एंड स्मॉल बाउल क्रॉन्स में। एंटीबायोटिक्स आप देते हैं मेट्रोनिडाजोल और सिप्रोफ्लॉक्सिन, स्पेशली इन पेरिएनल डिजीज में। एंटीबायोटिक्स हैव अ गुड रोल इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। हमारे पास इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एजेंट्स हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक डिजीज है जिसमें क्रॉनिक फुल थिकनेस इन्वॉल्व होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, डिफेक्ट होता है सप्रेसर टी सेल्स के अंदर। तो हम एजाथायोप्रिन और साइक्लोस्पोरिन देते हैं। एजाथायोप्रिन और साइक्लोस्पोरिन दोनों इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एजेंट्स हैं। They are used for its additive and steroid sparing effects। आप लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थेरेपी के लिए आप इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट्स देते हैं। पहले आप स्टेरॉइड्स देते हैं, पेशेंट को रिमिशन हो जाता है, पेशेंट की जो एक्टिव डिजीज है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है, और फिर आप उसको मेंटेनेंस में डालते हैं। तो आप स्टैंडर्ड मेंटेनेंस थेरेपी यही है। Azathioprine is a purine analog. It is metabolized to 6-mercaptopurine, works by inhibiting cell-mediated immune responses। Immunomodulatory है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज को सप्रेस करेंगे, और साइक्लोस्पोरिन का भी मोर और लेस सेम इफेक्ट होता है। हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी आ गई हैं विच आर टारगेटिंग ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। आपको मैंने बताया था ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का बहुत अहम रोल है क्रॉन्स डिजीज को करने में। इन्फ्लिक्सिमैब है, एडालिमुमैब है, और थर्ड जनरेशन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंटेग्रेंस भी अब मार्केट में आ गई हैं। इन्फ्लिक्सिमैब हमारे पास है म्यूरिन काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। IV आप देते हैं, एडमिनिस्टर्ड एवरी 8 वीक्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिमिशन। आप मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी देते हैं, और आप मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पे पेशेंट को इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट्स भी देते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी आपका है टारगेटिंग ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। इन्फ्लिक्सिमैब है, म्यूरिन काइमेरिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, IV एडमिनिस्टर करते हैं एवरी 8 वीक्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिमिशन। जो एडालिमुमैब है वो एंटायरली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, सबको इसलिए देते हैं एवरी 1 to 2 वीक्स, हर 1-2 हफ्ते बाद रिमिशन को मेंटेन करने के लिए। तो हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी हैं, हमारे पास इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट्स भी हैं। हमारे पास थर्ड जनरेशन आजकल जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आई है वो इंटेग्रिन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, थोड़ी सी कॉस्टली हैं, और विडोलिजुमैब और एट्रोलिजुमैब। आपको अगर इसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का पता है दैट्स इनफ फॉर यू। इफ यू नो बेटर, अगर आपको ज्यादा पता है तो दैट्स वेरी गुड। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि आप स्टेरॉइड से पहले रिमिशन करते हैं और उसके बाद फिर मेंटेनेंस थेरेपी में डालते हैं। आप उसको पेशेंट को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के थ्रू, या फिर आप उसको इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट्स देते हैं। आपने पेशेंट को न्यूट्रिशनली भी सपोर्ट करना है। अगर एनीमिया है तो उसको आपने करेक्ट करना है, उसको आपने आयरन डेफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। अगर हाइपोप्रोटीनीमिया है पेशेंट ने बहुत एल्ब्यूमिन लूज किया हुआ है, तो आप उसको IV एल्ब्यूमिन भी देंगे, उसकी हाइपोप्रोटीनेमिक स्टेट को इम्प्रूव करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जाते हैं इन पेशेंट्स को, मेल एब्जॉर्प्शन होती है, डिहाइड्रेशन होती है, आप उसको करेक्ट करेंगे। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन इन दीज पेशेंट्स, आप विटामिन की डेफिशिएंसीज को इम्प्रूव करेंगे। मेटाबॉलिक बोन प्रॉब्लम्स होते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन D एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, कैल्शियम नहीं हो रहा होता, तो आप उसके कैल्शियम विटामिन D की डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। आप एलिमेंटल डाइट दे सकते हैं। मोहम्मद बेटा, हाइपोप्रोटीन इसलिए होते हैं कि पेशेंट्स आपके पास जो होते हैं फिस्टुलेशन होती है, उसके बाद मैल एब्जॉर्प्शन होती है, वहीं पे जो गट के बाउल वॉल्स है वहां पे गट का स्टेसिस होता है, और समटाइम्स पेशेंट को कोलिक डायरिया होता है। पेशेंट को मैल एब्जॉर्प्शन होती है, वहां से प्रोटीन एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे और सारे के सारे डायरिया के थ्रू जा रहे हैं, तो पेशेंट आपके पास हाइपोप्रोटीनीमिया में चला जाता है। और एलिमेंटल डाइट दे सकते हैं। एलिमेंटल डाइट जो है आप उसको, जैसे ओरल भी हमारे पास एलिमेंटल डाइट फॉर्मुलेशंस होती हैं, जैसे हमारे पास इंश्योर है, हमारे पास और भी बहुत सारी डाइट्स होती हैं जो एलिमेंटल डाइट होती हैं, जिनमें प्रोटीन्स की फॉर्म ज्यादा होती हैं, जो डेफिशिएंसीज को करेक्ट करने के लिए होती हैं। अगर आपके पास पेशेंट ओरल नहीं ले सकता, पेशेंट को फिस्टुले बनने में एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला बना हुआ है, तो आप उसको पारेंटल न्यूट्रिशन में डाल सकते हैं। आप उसकी मेजर
इंटरनल जुगुलर है या सबक्लेवियन वेन है, उस वेन के अंदर आप सी लाइन पास करके उसको पारेंटल न्यूट्रिशन भी डाल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बेटा इसीलिए होता है जब डायरिया होता है, आप उसको पारेंटल न्यूट्रिशन पे भी डाल सकते हैं। हमारे पास एंडोस्कोपिक डायलिटेशन भी है इन Crohn's डिजीज। एंडोस्कोपिक डायलिटेशन क्या है कि स्ट्रक्चरिंग मे बी एमेनेबल टू एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट बैलून डायलिटेशन। अगर आपके पास लगता है कि आपको स्टमक के डोडेनम में या एसोफेगस के लेवल पे क्रॉन्स हुई है और स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, तो आप उसकी बलून डायलिटेशन एंडोस्कोपिकली कर सकते हैं। अगर डायलिटेशन करेंगे इन्फ्लेम्ड और अल्सरेटेड स्ट्रक्चर की तो इज कंट्राइंडिकेटेड बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ परफोरेशन। अगर आपका स्ट्रक्चर इन्फ्लेम्ड है या अल्सरेटेड है तो आप उसमें बलून डायलिटेशन नहीं करते और वो कंट्राइंडिकेशन होती है बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ परफोरेशन। सर्जरी फोकसेस ऑन मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिजीज। सर्जरी आप कभी भी एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं देते। सर्जरी हमारे पास एज अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है पेशेंट को तो उसके कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस को ठीक करने के लिए आप डिजीज के आप सर्जरी करते हैं। अगर आपका पेशेंट आ रहा है रेकरेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ परसिस्टेंट और लेस कॉमनली मैसिव एक्यूट ब्लीडिंग, अगर तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को या उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स आ रहे हैं या फ्री परफोरेशन ऑफ बाउल हो गई है एब्डोमेन के अंदर, स्टीरॉयड डिपेंडेंट डिजीज है पेशेंट के ऊपर बहुत आपको वापस स्टीरॉयड देने पड़ रहे हैं या आपका फेलियर ऑफ मेडिकल थेरेपी, आपने उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी दी हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट्स भी दिए हैं लेकिन पेशेंट आपका ठीक नहीं हो रहा, इंटेस्टाइनल फिस्टुले डेवलप हो गए हैं, अगर गट की आपस में फिस्टुले डेवलप हो गए हैं या पेरिएनल डिजीज है कि डिजीज का जो पेरिनियम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो आपके पास ये सारी कॉम्प्लिकेशन जिसके बाद आपको सर्जरी बनती है। सर्जरी में हमारा एम क्या है? वी हैव टू प्रिजर्व द हेल्दी गट एंड टू मेंटेन एडिक्वेट फंक्शन। अगर हम बहुत ज्यादा गट को रिसेक्ट कर देंगे तो पेशेंट को शॉर्ट बावल सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा, दैट्स वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते। इंटेस्टाइनल रिसेक्शन इज केप्ट टू मिनिमम and range of operations for Crohn's disease depending upon the pattern of disease, कि कौन सी गट का पोर्शन इन्वॉल्व है और कितना पोर्शन इन्वॉल्व है, वो हमारे कुछ फिक्स सर्जिकल रूल्स नहीं है इसमें, लेकिन हमने मिनिमम रिसेक्शन करनी है और मिनिमम हमने मैक्सिमम लेंथ बचानी है बॉवल की। आइलियोसिकल रिसेक्शन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि डिस्टल आइलियम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है तो आप आइलियोसिकल रिसेक्शन करके हेमिकोलेक्टमी करके आइलियोकोलोस्टमी या आइलियोकोलिक एनास्टोमोसिस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट सेगमेंट्स है स्मॉल और लार्ज बावल स्ट्रक्चर्स के तो आप उनकी सेगमेंटल रिसेक्शन कर सकते हैं। बावल है, इधर भी नॉर्मल है, इधर भी नॉर्मल है, बीच में स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर को रिसेक्ट करेंगे और जो दोनों बावल के एंड्स हैं उनको आपस में प्राइमरी एनास्टोमोसिस कर देंगे, तो आप सेगमेंटल रिसेक्शन भी कर सकते हैं। कोलेक्टमी एंड आइलियोरेक्टल एनास्टोमोसिस फॉर कोलोनिक सीडी विद रेक्टल स्पेयरिंग। अगर आपको लगता है कि पेशेंट को कोलोन की क्रॉन्स डिजीज है तो आप होल ऑफ द कोलोन इज रिमूव्ड असेंडिंग ट्रांसफर डिसेंडिंग और आइलियम का रेक्टम के साथ एनास्टोमोसिस कर देंगे जैसे मैंने आपको समझाया था और दिखाया भी था। अगर रेक्टम इज स्पेयर्ड तो कोलेक्टमी एंड आइलियोरेक्टल एनास्टोमोसिस फॉर कोलोनिक सीडी विद रेक्टल स्पेयरिंग या टेम्पररी लूप आइलियोस्टमी बना सकते हैं इन पेशेंट्स विद एक्यूट डिस्टल सीडी अलाउइंग रिमिशन और इन पेशेंट्स विद सिवियर पेरिएनल रेक्टल डिजीज। अगर आपका पेशेंट बहुत ज्यादा पेरिएनल रेक्टल डिजीज के साथ आया है और आपने नीचे उसकी फिस्टुलेक्टमीज की हैं और आपने सिर्फ सीटोन पास किए हैं और सिवियर रेक्टल डिजीज है तो आप टेम्पररी लूप आइलियोस्टमी बनाते हैं, लूप ऑफ द बावल बाहर निकाल देते हैं, गट कंटेंट्स उसमें आ रहे होते हैं और फिर आप पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेशेंट को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देते हैं, पेशेंट को आप ये इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट्स देते हैं ताकि पेशेंट ठीक हो जाए, उसकी डिजीज रिमिशन में चली जाए एंड बाद में आप उसको रिवर्स कर सकते हैं लूप आइलियोस्टमी को। स्ट्रक्चरोप्लास्टी, स्ट्रक्चर्ड एरियाज ऑफ Crohn's disease कैन बी ट्रीटेड बाय स्ट्रक्चरोप्लास्टी। कैसे फाइब्रोस्टेनोटिक डिजीज हो, हमारे पास मल्टीपल स्ट्रक्चरोप्लास्टीज कैन बी परफॉर्म्ड एंड स्ट्रक्चरोप्लास्टी कैन बी कंबाइंड विद रिसेक्शन। स्ट्रक्चरोप्लास्टी ये होती है कि आपके पास स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आपने ओपन किया लॉन्गिट्यूडनली, आप उसको ट्रांसवर्सली क्लोज कर देंगे। लॉन्गिट्यूडनली ओपन किया, जब आप ट्रांसवर्सली क्लोज करेंगे तो वो जो पोर्शन होगा गट का वो वाइड हो जाएगा। स्ट्रक्चरोप्लास्टी कर सकते हैं, आपको लगता है कि मल्टीपल स्ट्रक्चर्स है स्मॉल बावल के ऊपर और पूरी आप बावल वॉल नहीं निकाल सकते, पेशेंट को शॉर्ट बावल हो जाएगा, तो आप मल्टीपल स्ट्रक्चरोप्लास्टीज परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोक्टेक्टमी एंड प्रोक्टोकोलेक्टमी, अगर सिवियर पेरिएनल डिजीज है फेलिंग टू रिस्पॉन्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट विल रिक्वायर परमानेंट कोलोस्टमी। अगर पेशेंट को सिवियर पेरिएनल डिजीज है
और पेशेंट की वो डिजीज ठीक नहीं हो रही है, उसके मल्टीपल साइनसेस नीचे बने हुए हैं, देन यू हैव टू रिमूव द रेक्टम एंड यू हैव टू रिमूव द एनल कैनाल। आप उसके सारे नीचे से जो है डिसेक्शन करके नीचे वाले एरिया को क्लोज करके इसकी परमानेंट क्लोजन ना सके, बट इट हैपेंस इन वेरी रेयर केसेस। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? मैंने इस स्लाइड्स में ना इनमें आज आपके लिए पिक्चर्स नहीं डाल सकी, मेरे मतलब मैं डाटा इसमें सारा सॉफ्ट डाटा तो है लेकिन पिक्चर्स नहीं है। आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। केस सिनेरियो बेटा ऐसे बन सकता है कि आपके पास पेशेंट जो है वो जो अल्सर्टिव कोलाइटिस का होता है यूजुअली उसके अंदर कोलोनिक सिम्टम्स होते हैं ज्यादा, उसमें डायरिया के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, और जो क्रॉन्स होते हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, और उसमें रेक्टल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा कॉमन है, और टिनेस्मस है और डायरिया। इसमें जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो कोलिक की एब्डोमिनल पेन होती है, वेट लॉस होता है, और पेशेंट को वैसे एनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी होती है। क्लिनिकली आप यूसी और क्रॉन्स को डिसाइड कर सकते हैं। जो अल्सर्टिव कोलाइटिस होता है बेसिकली उसके सिम्टम्स और क्रॉन्स के मिमिक कर रहे होते हैं, सेम होते हैं। क्लिनिकली एब्डोमिनल फाइंडिंग्स होती है, उसमें कोई खास फर्क नहीं होता। हाँ, अगर कोई एंटेरोपेडिनस फिस्टुला बना हुआ है क्रॉन्स में तो आपको पता है कि यूसी में अल्सर्टिव कोलाइटिस में फिस्टुला वगैरह इज नॉट वेरी कॉमन। आप उसको केस सिनेरियो ये बन सकता है, आपके पास के पेशेंट आया है, कोलिक एब्डोमिनल पेन है, वेट लॉस है, डायरिया है, और ऐसा जो पेशेंट है उसका एंटेरोपेडिनस फिस्टुला बना हुआ है या मल्टीपल नीचे डिस्चार्जिंग साइनसेस बने हुए हैं। इन प्रोक्टेक्टमी का मतलब बेटा ये है कि रेक्टम को आप जब रिमूव करते हैं ना, प्रोक्टेक्टमी करते हैं, तो एनल कैनाल इज प्रिजर्व सिमर। जब आप हाजरा, जब आप प्रोक्टेक्टमी करते हैं तो आप प्रोक्टेक्टमी अकेले नहीं करते। इसका मतलब होता है कि आपने कोलन पूरी की पूरी रिमूव किया, आपने रेक्टम भी रिमूव कर दिया। एनल कैनाल बड़ी होती है और आईएम को आप एनल कैनाल से एनास्टोमोस करते हैं। आप खाली रेक्टम को रिमूव नहीं कर सकते प्रोक्टेक्टिव में, क्योंकि यूजुअली जब क्रॉन्स डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है तो वो रेक्टम असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसफर सबको उससे इन्वॉल्व किया होता है। सिग्मॉइड कोलन इज ऑलवेज रिमूव्ड। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको वही है, अपेंडिसाइटिस, मैकस डायवर्टिकुलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, टाइफाइड एमिबोमा या टाइफाइड एंटेरिक फीवर की जो टाइफाइड एंट्राइटिस होता है टाइफाइड का, ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आते हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं बच्चों? अल्सरेटिव कोलाइटिस भी डिफरेंशियल हो सकता है, अगर उसके सिम्टम्स बेटा कोलोनिक होंगे तो फिर वो होगा। अदरवाइज अल्सरेटिव कोलाइटिस यूजुअली मिमिक नहीं करता एज एक्यूट अपेंडिसाइटिस और एज मैकस डायवर्टिकुलाइटिस। जी बेटा, कैलप्रोडक्टिन क्या हुआ उसको? कैलप्रोडक्टिन आप स्टूल एग्जामिनेशन में करवाते हैं। बेटा ये स्पेसिफिक मार्कर है इन्फ्लेमेशन का। अगर गट में इन्फ्लेमेशन हो तो ये वहां से रिलीज होते हैं और स्टूल में आता है।
अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसलिए नहीं आता ना कि स्मॉल बाउल के स्पेसिफिकली इन्फ्लेमेशन को ज्यादा डील कर रहा है, वैसे आता है कैलप्रोटेक्टिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी आता है, लेकिन इज मोर डायग्नोस्टिक इन क्रॉन्स